गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कंसेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, प्रबंध के सिद्धांत क्या है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। आज का ये वीडियो है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो 14 प्रिंसिपल है, 14 सिद्धांत है, जो हेनरी फेयोल ने दिया था। पिछले क्लास में मैंने हेनरी फेयोल के बारे में बताया था कि फेयोल का जन्म सन 1841 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था और इन्होंने सन 1916 में फ्रेंच भाषा में जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नाम की एक पुस्तक लिखी थी, जिसका सन 1929 में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। सन 1925 ईस्वी में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो फ्रांस के प्रसिद्ध उद्योगपति हेनरी फेयोल प्रबंध के क्षेत्र में क्रियात्मक दृष्टिकोण के प्रतिपादक थे। फेयोल की यह मान्यता थी कि औद्योगिक संस्थाओं के प्रबंधकों को प्रबंध के कुछ आधारभूत सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इसी सिद्धांत के आधार पर वो अपनी संस्था का अच्छे ढंग से प्रबंध कर सकते हैं, श्रमिकों की कार्यक्षमता और कार्यकुशलता में वृद्धि कर सकते हैं। उन्होंने अनुभव किया कि बिना सिद्धांत के प्रबंध का अध्ययन संभव नहीं है। फेयोल ने अपनी पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और आज का जो ये वीडियो आप देख रहे हो, ये 14 सिद्धांत के बारे में मैं आपको बताऊंगा बारी बारी से। हेनरी फेयोल ने पहला सिद्धांत दिया डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य विभाजन का सिद्धांत। ये डिवीजन ऑफ वर्क क्या है? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, the whole work to be divided and subdivided into a small task and allotted to various person according to their experience in a particular area. Subdivision of work not only makes the work simpler but also help the individual in acquiring speed and accuracy in his performance. The principle stresses on the specialization of job. The principle is applicable to both technical as well as managerial work. Means division of work, कार्य विभाजन का सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अनुसार फेयोल ने कहा कि सारे कार्यों को, संस्था में जितने भी कार्य हैं, उन सारे कार्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, उनका विभाजन कर दो, उनका उपविभाजन कर दो। जैसा कि आपके डिस्प्ले पर लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग द होल वर्क टू बी डिवाइडेड, सारे के सारे जितने भी संस्था के कार्य हैं, एक्टिविटीज है, उन सभी को डिवाइडेड कर दो, उन सभी का विभाजन कर दो। एंड सब डिवीजन इनटू ए स्मॉल टास्क, और उसका सब डिवीजन, विभाजन भी कर दो छोटे से छोटे टुकड़ों में। एंड अलॉटेड टू वेरियस पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस, और अनुभव के आधार पर जो जिस कार्य के योग्य है उसे उस तरह के काम को अलॉटेड कर दो, सौंप दो। सब डिवीजन ऑफ वर्क नॉट ओनली मेक्स द वर्क सिंपलर, ये जो कार्यों का विभाजन है वो सिर्फ और सिर्फ काम की सरलता को ही नहीं, बल्कि इंडिविजुअल एक्वायरिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी इन हिज परफॉर्मेंस, उसके परफॉर्मेंस के आधार पर एक्वायरिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी, इसका मतलब है कि जब जो व्यक्ति जिस काम की योग्य है, जो व्यक्ति, जो श्रमिक जिस काम के लायक है, यदि उन्हें वही काम सौंपा जाएगा तो उसके काम में गति आएगी, उनकी क्रियाओं में, उनकी कार्यकुशलता और कार्यक्षमता में गति आएगी, और वो अपने काम को एक्यूरेसी का मतलब हो गया शुद्धता पूर्वक करेंगे। दिस प्रिंसिपल स्ट्रेस, या सिद्धांत जोर देता है ऑन द स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब। स्पेशलाइजेशन का मतलब हो गया विशिष्टीकरण, और विशिष्टीकरण का मतलब होता है जो जिस काम, राइट मैन टू द राइट जॉब, इसका मतलब है कि जो जिस काम की योग्य है उसे वही काम सौंपा जाए, और जो जिस काम की योग्य है उसे यदि वही काम सौंपा जाता है तो इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। एक और तो श्रमिकों को भी बेनिफिट होगा, दूसरी ओर संस्था को भी बेनिफिट होगा। जो जिस काम की योग्य है उसे वही काम सौंपने से सबसे पहले तो उस श्रमिक की कार्यकुशलता और कार्यक्षमता दोनों बढ़ेगी। इसका मतलब है कि जो वह काम में एक्सपर्ट था, यदि उसे वही काम सौंपा जाए और बार बार एक ही काम को यदि करे
तो वह अपने काम में और अधिक एक्सपर्ट हो जाएगा और कम से कम समय में आउटपुट अधिक देगा, यानी वो सबसे ज्यादा उत्पादन देगा। और ऐसे में क्या होगा, कम से कम समय में यदि अधिक से अधिक उत्पादन देता है तो श्रमिकों की, एक और तो श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ी, कार्यक्षमता बढ़ी, उसकी पारिश्रमिक भी बढ़ी, रेम्यूनरेशन भी बढ़ा, और दूसरी ओर संस्था का आउटपुट भी बढ़ा, समय भी कम लगा। तो दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू बोथ टेक्निकल एज वेल एज मैनेजरियल वर्क। ये जो सिद्धांत है वो टेक्निकल और मैनेजरियल वर्क दोनों पर ही लागू होता है। करेक्ट, सेम टू सेम यही चीज लिखा हुआ है। कार्य विभाजन का सिद्धांत, कार्य विभाजन का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार संस्था के संपूर्ण कार्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभिन्न विभागों में बांट देना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को उनकी योग्यता के अनुसार वो काम सौंपना चाहिए। प्रत्येक कर्मचारियों को इतने कम काम सौंपे जाने चाहिए जिससे वह समय के अंदर काम पूरा कर ले। और एक ही काम को ऐसा करने से आखिर होगा क्या, तो एक ही काम को एक ही व्यक्ति के द्वारा बार बार यदि वही काम किया जाता है तो वो उस काम का स्पेशलिस्ट बन जाता है, जिससे कर्मचारियों की कार्य क्षमता, इसका मतलब इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी दोनों बढ़ती है। और परिणाम क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, तो कम से कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन संभव हो पाता है। और कम से कम समय में यदि अधिक से अधिक उत्पादन संभव होगा तो इससे कर्मचारियों को भी बेनिफिट होगा और संस्था को भी बेनिफिट होगा। ठीक, चलो इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर का ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है अधिकार तथा उत्तरदायित्व का सिद्धांत। हेनरी फ्योल ने कहा कि यदि कोई ऑफिसर्स, यदि कोई अधिकारी या प्रबंधक अपने काम को किसी दूसरे अधीनस्थ पर, नीचे वाले सबऑर्डिनेट को सौंपता है, तो वह अपने काम को पूरा करवाने के लिए, कि समय के अंदर वह काम पूरा कर दे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ, मीन्स उत्तरदायित्व के साथ साथ, उसे उस काम को पूरा करवाने के लिए उससे रिलेटेड अथॉरिटी भी सौंपी जानी चाहिए। करेक्ट, authority ways defined by Fayol as the right to give orders and the power to exact obedience. Responsibility involves being accountable and is therefore linked to authority. It means यदि कोई अधिकारी अपने सबऑर्डिनेट को कोई काम सौंपता है, कोई भी काम सौंपता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम सौंपने को ही हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वह उस रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कर्मचारी तभी, वो एम्प्लॉय तभी हमारे प्रति अकाउंटेबल होता है, जवाबदेह होता है, उत्तरदाता होता है, जब तक कि हम उस काम को पूरा करने के लिए, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए हमने उससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है निर्णय लेने का अधिकार, कि किस परिस्थिति में उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यदि ये अथॉरिटी हम उस कर्मचारी को नहीं सौंपते हैं तो वो कर्मचारी उस काम के लिए हमारे प्रति जवाबदेह नहीं होगा, अकाउंटेबल नहीं होगा। तो हमारे प्रति अकाउंटेबल होने के लिए उसे अथॉरिटी के साथ साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी सौंपी जानी चाहिए। करेक्ट, इफ आप आगे देख रहे होगे कि इफ अथॉरिटी इज लेस द सबऑर्डिनेट विल नॉट टू एबल टू द परफॉर्मेंस हिज ड्यूटी वेल। यदि कर्मचारियों को अथॉरिटी नहीं सौंपा जाता है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर के हम छोड़ दे, तो वह कर्मचारी अपने ड्यूटीज को, अपने कर्तव्य को अच्छी तरीके से पूरा नहीं करेगा। क्लियर है? तो अच्छी तरीके से काम करवाने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करवाने के लिए उसे उससे रिलेटेड डिसीजन मेक करने का, निर्णय लेने का अधिकार भी सौंपा जाना चाहिए। करेक्ट, आपने देखा होगा कि जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं सोनिया और मनमोहन के, तो सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन ये जो मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, जस्ट लाइक सारा का सारा मनमोहन सिंह के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उत्तरदायित्व था, लेकिन सारे के सारे अथॉरिटी को ब्रेक करके रखा था किसने? सोनिया गांधी ने खुद के पास। इसका मतलब है कि सोनिया गांधी
अधिकार को उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप चुका था मनमोहन सिंह पर, लेकिन डिसीजन मेक करने का राइट मीन्स निर्णय लेने का अधिकार सोनिया गांधी ने अपने पास रखा था। और यही कारण है कि मनमोहन सिंह बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और अर्थशास्त्री होने के बावजूद भी एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर भी थे, लेकिन फिर भी लोग उन्हें अच्छे प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते हैं। बस एक ही रीजन था कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मनमोहन सिंह के ऊपर थी, देश को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मनमोहन सिंह के ऊपर थी, लेकिन मनमोहन सिंह के पास डिसीजन मेक राइट नहीं था कि किसी विषम परिस्थिति में मनमोहन सिंह क्या करे और क्या ना करे। ये राइट था किसके पास? सोनिया गांधी के पास। क्लियर है? इसीलिए कहा गया है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करवाने के लिए हमें उससे रिलेटेड, उस काम से रिलेटेड कर्मचारियों को अथॉरिटी भी, अधिकार भी सौंपने चाहिए। क्लियर है? अधिकार तथा उत्तरदायित्व का सिद्धांत फ्योल के अनुसार बिना अधिकार के उत्तरदायित्व को निभाना संभव नहीं है, क्योंकि अधिकार और उत्तरदायित्व के बीच गहरा संबंध होता है। यदि कर्मचारियों को कार्यभार सौंपे गए हैं तो इस दायित्व को पूरा करने के लिए उसे निर्णय लेने का भी अधिकार सौंपे जाने चाहिए। अधिकार के अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने दायित्व को पूरा करने के लिए अकाउंटेबल नहीं होगा, जिम्मेदार नहीं होगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। करेक्ट? थर्ड नंबर में है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन। अनुशासन क्या होता है? मेरे ख्याल से अनुशासन मीन्स सिंसियरिटी, ओबीडियंस, रिस्पेक्ट, ये तीनों चीज होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति, यदि हमारा संस्था में जितने भी कर्मचारी हैं सभी अनुशासित होंगे, डिसिप्लिन होंगे, तो हमारे संस्था के प्रति दूसरे लोगों का विश्वास बढ़ेगा। तो अनुशासन, आखिर फ्योल ने कहा कि हमारी जो संस्था है, चाहे किसी भी प्रकार का संस्था हो, व्यवसायिक संस्था हो, शैक्षणिक संस्था हो या राजनीतिक संस्था हो, संस्था में अनुशासन होनी चाहिए। और जो संस्था अनुशासनहीन होगा वो संस्था अधिक दिनों तक नहीं चल पाएगी। लोग एक दूसरे का इज्जत नहीं करेंगे, लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट, आदर नहीं करेंगे, लोग ऑफिसर्स जो भी बड़े पद पर होंगे वो उनके आज्ञा का पालन नहीं होगा। जब आज्ञा का पालन नहीं होगा, जब रिस्पेक्ट नहीं होगा, आदेशों का पालन नहीं होगा, तो फिर हमारी संस्था अधिक दिनों तक नहीं चल पाएगी। इसलिए अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, डिसिप्लिन मीन्स सिंसियरिटी, डिसिप्लिन मीन्स ओबीडियंस, डिसिप्लिन मीन्स रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी। करेक्ट? रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया कि हमसे जो बड़े हैं, हमारी संस्था में जो ऊंचे पोस्ट पर काम कर रहे हैं, हमसे बड़े अधिकारी है, ठीक, उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए। ओबीडियंस का मतलब आज्ञा पालन होना चाहिए। एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द इंटरप्राइजेस, और हमारे संस्था में जितने भी रूल्स हैं, जितने भी रेगुलेशंस हैं, इन सारे रूल्स और रेगुलेशन को ऑब्जर्व करना चाहिए। सारे के सारे कर्मचारी इसको ऑब्जर्व करें। डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपरविजन, आप इसको सुपरविजन भी कह सकते हो, एट ऑल लेवल्स। डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है अच्छी सुपरविजन करने के लिए, अच्छी तरीके से निरीक्षण, पर्यवेक्षण करने के लिए प्रबंध के प्रत्येक स्तरों पर। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट रिगार्डिंग रूल्स एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। यदि आदेशों का पालन ना हो, निर्देशों का पालन ना हो, एक दूसरे का लोग आदर न करें, तो पेनल्टीज, दंड की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो डिसिप्लिन, अच्छा एक बात और ये आप समझो कि अब लोग डिसिप्लिन, अनुशासन का मतलब मैंने कहा कि लोग एक दूसरे का आदर करें संस्था में। इसका मतलब ये हुआ कि जो संस्था में ऑफिसर्स ग्रेड हैं, जो ऊंचे पद पर कार्यरत हैं, कुछ ऐसे भी श्रमिक हैं जो नीचे पद पर कार्यरत है, जिसको हम लोग सबऑर्डिनेट कहते हैं। तो यदि कोई सबऑर्डिनेट अपने ऑफिसर्स का रिस्पेक्ट करता है, आदर करता है, तो ऑफिसर्स को भी चाहिए
कि वो अपने जूनियर के साथ, वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ अच्छे से बिहेव करे, अच्छे से व्यवहार करे, तभी ऑफिसर्स के आज्ञा का पालन होगा, ओबीडियंस नाम की चीज रहेगी। यदि सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का रिस्पेक्ट करता है, उनमें ओबीडियंस है, सिंसियरिटी है, तो ऑफिसर्स को भी चाहिए कि वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ, वो अपने नीचे पोस्ट वालों के साथ अच्छे से बिहेव करे, गुड बिहेव करे। ठीक। अच्छा, रिस्पेक्ट दो ही चीजों से होती है। आज्ञा का पालन, मैंने क्या कहा, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कब होती है? जब सिंसियरिटी होती है, जब ओबीडियंस होता है, जब रिस्पेक्ट होता है। तो ये सिंसियरिटी, ओबीडियंस, रिस्पेक्ट तभी होगा दो चीजों से, या तो आपके मन में डर होनी चाहिए, तभी आज्ञा का पालन होगा, तभी ओबीडियंस होगा, और या नहीं तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यदि आप अपने से बड़ों का, यदि आप शिक्षण संस्था का एग्जाम्पल ले ले, किसी भी शिक्षण संस्था का, आप गुरु जी का आदर क्यों करते हो? दो चीजें होती है। कुछ लोग गुरु जी का आदर इसलिए करते हैं कि गुरु जी के प्रति एक रिस्पेक्ट होता है, एक मान सम्मान वाली बात होती है, तभी गुरु जी के आज्ञा का पालन करते हैं। हम उनका आदर करते हैं इसलिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, गुरु जी से डरते हैं कि यदि हम आदेशों का पालन ना करें, यदि हम होमवर्क या क्लास वर्क करके नहीं लाएं, तो सर हमें पीटेंगे। तो डर से भी डिसिप्लिन लागू होती है और रिस्पेक्ट से भी डिसिप्लिन लागू होती है। चलो, डिसिप्लिन पर बहुत ज्यादा एक्सप्लेन हो गया। हिंदी में हम लोग देख लें, अनुशासन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। फ्योल के अनुसार किसी भी संस्था में अच्छे प्रबंध के लिए अनुशासन का होना जरूरी है। अनुशासन का अर्थ आज्ञा का पालन होना चाहिए, मैंने पहले ही कहा था। अच्छे व्यवहार तथा आदर से होता है। किसी भी संस्था में अनुशासन बनाए रखने के लिए तीन चीजों का होना जरूरी है। प्रत्येक स्तर पर अच्छे कर्मचारी होने चाहिए, कर्मचारियों के बीच आपसी समझ होनी चाहिए, और साथ ही साथ आज्ञा पालन ना होने पर, मैंने कहा पेनल्टीज, इसका मतलब दंड की भी व्यवस्था होनी चाहिए। यदि आज्ञा पालन ना हो रहा हो, ओबीडियंस वाली बात ना हो और दंड भी नहीं दिया जाएगा, तो कर्मचारियों का मनोबल बढ़ जाएगा। कर्मचारी वाकई में आदर करना छोड़ देंगे, आज्ञा का पालन करना छोड़ देंगे, और संस्था में जो कार्य हैं वो कार्य ज्यों का त्यों धरा का धरा रह जाएगा। यानी संस्था के लक्ष्यों को हम पूरा कदापि नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता का सिद्धांत। यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता का सिद्धांत, ये चौथा प्रिंसिपल है। फ्योल ने कहा कि संस्था में एक ही व्यक्ति के द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि संस्था में जितने भी श्रमिक या जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं और किसी पर्टिकुलर किसी ग्रुप से रिलेटेड है, किसी समूह से रिलेटेड है, तो उस ग्रुप को एक ही व्यक्ति के द्वारा या एक ही मैनेजर या एक ही सुपरवाइजर या फोरमैन के द्वारा ऑर्डर दिए जाने चाहिए, काम करने के आदेश दिया जाना चाहिए। यदि आदेशों का दोहरापन होगा, किसी दो व्यक्तियों के द्वारा आदेश दिया जाएगा, आदेशों का दोहरापन होगा, तो संस्था के जो कर्मचारी हैं वो असमंजस में पड़ जाएंगे, किंग कर्तव्य विमुढ़ हो जाएंगे, अर्थात वो यह नहीं निर्णय ले पाएंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इट मीन्स किसके ऑर्डर को पूरा करे और किसके ऑर्डर को पूरा ना करे। ऐसा करने से कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसहार्मोनी की स्थिति पैदा हो सकती है। मीन्स अकॉर्डिंग दिस प्रिंसिपल, अ सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपेरियर, only one superior, and be accountable to that superior from whom he received order. Means according to the principle, a subordinate means काम करने वाले बंदे, निचले स्तर पर काम करने वाले जो भी बंदे होते हैं, should receive, उनको रिसीव करना चाहिए ऑर्डर, काम करने के आदेश, फ्रॉम वन सुपेरियर, बस एक सुपेरियर, एक बड़े पोस्ट वाले व्यक्ति से, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो सुपरवाइजर हो, या फिर वो फोरमैन हो। वनली
एंड बी अकाउंटेबल टू दैट सुपीरियर, और उसके प्रति ही जवाबदेह होना चाहिए। फ्रॉम होम ही रिसीव ऑर्डर्स, इफ अ सबऑर्डिनेट गेट ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन पर्सन, यदि कर्मचारी एक से अधिक सुपीरियर, एक से अधिक सुपरवाइजर, एक से अधिक प्रबंधक के द्वारा आदेश पाता है, देन ही विल गेट कंफ्यूज्ड, वो कंफ्यूज हो जाएगा, एंड विल नॉट टू एबल टू जज, और वो जज नहीं कर पाएगा कि हुज ऑर्डर आर टू बी एक्सिक्यूटेड द सुपीरियर्स, किनके आदेशों को पूरा किया जाए और किस सुपीरियर के आदेशों को पूरा नहीं किया जाए। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन, conflicts, disharmony, etc. The employees should receive orders from only one boss. Correct? किसी भी संस्था में अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों में एकता होनी चाहिए, अर्थात किसी भी कार्य को करने के लिए एक ही व्यक्ति के द्वारा आदेश देना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यदि आदेश दो व्यक्तियों के द्वारा दिया जाता है तो कर्मचारी इस दुविधा में रहेंगे, किंग कर्तव्य विमुख हो जाएंगे कि हम किस सुपीरियर के आदेशों को पूरा करें और किसके आदेशों को पूरा ना करें, और इससे कार्यों में अनावश्यक देरी होगी, कार्यों का दोहरापन भी हो सकता है, जो काम ना करना है वो काम भी हो सकता है, जो काम करना था वो काम छूट भी सकता है। और कुछ कर्मचारी तो ऐसे होते हैं कि वो तो हाथ पर हाथ धरे बैठ जाते हैं कि भाई किसी एक ने कहा ये करके जाओ, किसी दूसरे ने कहा ये करके जाओ, तो चलो भाई कुछ नहीं करना है। जब रिपोर्ट देखने के लिए आया जाएगा तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा क्या कि इसने ये कहा और उसने ये कहा, बताओ मैं किसके ऑर्डर को पूरा करूं और किसके ऑर्डर को पूरा ना करूं। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। 4 नंबर का जो प्रिंसिपल था, इसमें फ्योल ने कहा था कि आदेश की एकता का सिद्धांत होना चाहिए, यानी कर्मचारियों को जो आदेश दिए जाने चाहिए वो किसी एक ही सुपीरियर के द्वारा दिए जाने चाहिए। लेकिन फ्योल ने ये भी कहा कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यदि किसी एक ग्रुप को काम करने के डायरेक्शंस दिए जाते हैं, सुझाव सजेशंस दिए जाते हैं, दिशा निर्देश दिए जाते हैं, तो वह दिशा निर्देश एक ग्रुप को एक ही जैसा दिशा निर्देश होना चाहिए। अब ऐसा नहीं, जरा अब थोड़ा सा एग्जाम्पल की ओर चले। आई एम अ टीचर, मैं शिक्षक हूं और हम अपने बच्चे को, एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, अब 12th में बहुत सारे स्टूडेंट है, और मैं एक बैच को, बहुत सारे बैचेस है हमारे पास, 4 बैच है। अब मैंने एक बैच को, अगले मॉर्निंग वाले बैच को मैंने कहा कि भाई जो आपका जो एग्जाम होगा, एनुअल एग्जाम होगा, उसमें 12th के क्वेश्चन पेपर जो आएंगे वो सारे के सारे एग्जाम्पल से रहेंगे, और आप एग्जाम्पल देख लेना सारे का सारा। मैंने दूसरे नून वाले बैच में, दोपहर वाले बैच में, मैंने 12th के ही बैच में मैंने कहा अपने बच्चों से कि 12th के जो पेपर्स आएंगे उसमें एग्जाम्पल नहीं, उसमें क्वेश्चन से आएगा, और लॉ में अलग अलग टिक लगा दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन का टिक कर दूं, और उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये बताओ कि दोनों ही, मेरे यहाँ दोनों ही 12th के स्टूडेंट, मैंने एक बैच में कहा कि सारे के सारे एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मैंने उन बच्चे को कहा कि एग्जाम्पल देख लेना। सेम टू सेम 12th के ही स्टूडेंट जो मेरे नून वाले बैच में था, दोपहर वाले बैच में था, मैंने उस बैच को कह दिया कि भाई क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसमें मैं टिक आउट कर देता हूं, एग्जाम्पल छोड़ देना, एग्जाम्पल से नहीं पूछे जाएंगे। अब तुम ही बताओ कि ये दोनों एक ही बैच के बच्चे, और दोनों में क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे प्रति विश्वास की कमी हो जाएगी, मन में दोहरापन हो जाएगा कि सर हमें कुछ और करने को कहते हैं और उसी काम को सर किसी दूसरे तरीके से दूसरे बैच में बताते हैं, तो प्रॉब्लम मेरे साथ भी आएगी, प्रॉब्लम हमारे स्टूडेंट के साथ भी आएगी। ठीक। फ्योल invokes the head one plan, which means that there should be one plan for a group of activities having similar, correct, सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या? एक समान उद्देश्य को पूरा करने में यदि एक ही ग्रुप के कर्मचारी या एक ही ग्रुप के काम करने वाले बंदे हैं तो उन्हें वह प्लान, काम करने के गाइडलाइंस, सजेशंस एक ही तरह के दिए जाने चाहिए, एक जैसे, सिमिलर ऑब्जेक्टिव, सिमिलर प्लान होनी चाहिए।
ऐसा नहीं कि मैंने किसी काम को करने के तरीके किसी मजदूर को किसी और तरीके से बताया और वही काम करने के तरीके मैंने किसी और तरीके से बताया। ऐसे में क्या होगी, काम में एक एकरूपता नहीं होगी। एकरूपता का मतलब एक जैसा नहीं हो पाएगा। हमारे एक ग्रुप के कर्मचारी किसी और तरीके से काम करेंगे, किसी दूसरे ग्रुप को वही कर्मचारी किसी दूसरे ग्रुप के यदि हो और उसी काम को किसी दूसरे तरीके से करेंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा, हमारा जो आउटपुट होगा, वो आउटपुट में सिमिलरिटी नहीं पाई जाएगी। ठीक, ऑल रिलेटेड एक्टिविटीज शुड बी पुट अंडर वन ग्रुप, देयर शुड बी वन प्लान ऑफ एक्शन फॉर देम एंड शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ वन मैनेजर। एक ही मैनेजर के द्वारा कंट्रोल किए जाने चाहिए, एक ही मैनेजर के द्वारा प्लान भी दिए जाने चाहिए। मोreover, the efforts of all the members of the organization must be directed towards a common goal। यदि एक समान लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक जैसे आदेश होनी चाहिए, तभी कामों में एक रूपता होगी। ठीक, निर्देशों की एकता सेम टू सेम वही चीज है के अनुसार एक समूह में एक समान कार्य करने वाले कर्मचारी को एक समान दिशा निर्देश देना चाहिए। यदि एक ही समूह में एक समान कार्य करने वाले कर्मचारियों में अलग अलग प्रकार की दिशा निर्देश दिए जाते हैं तो कार्यों में एक रूपता समाप्त हो जाएगी और प्रत्येक कर्मचारियों के द्वारा जो कार्य किए जाएंगे वो अलग अलग होंगे, उनकी क्वालिटी भी अलग अलग होगी, समय भी अलग अलग लगेंगे, लेबर मेहनत भी अलग अलग लगेंगे, एक्सपेंसेस भी अलग अलग होगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि एक ही समूह के जितने भी कर्मचारी हैं, यदि एक समान लक्ष्य है, एक समान कार्य करना है, तो उसे एक जैसा डायरेक्शंस देना चाहिए, एक जैसे सजेशंस दिए जाने चाहिए, जिससे काम में एक रूपता आएगी। ठीक, नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इट मीन्स फेयोल ने कहा कि हमें व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामूहिक हितों की सुरक्षा करनी चाहिए। इसका मतलब है कि पर्सनल इंटरेस्ट को एवॉइड करके ग्रुप इंटरेस्ट को इन्वॉल्व करना चाहिए, ग्रुप इंटरेस्ट को रखना चाहिए। सेल्फिश एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, सेल्फिश एटीट्यूड को सरेंडर करना चाहिए, त्याग करना चाहिए और ऐसा काम करे जिससे संस्था की भलाई हो। अकॉर्डिंग टू फेयोल, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट शुड बी गिवन मोर प्रायोरिटी। ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट मीन्स होता है संस्था का हित, संस्था की भलाई, संगठन की भलाई, किसी एक व्यक्ति की नहीं। तो हमें ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना चाहिए एज कंपेयर टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दिया जाना चाहिए। द प्रिंसिपल कॉल्स फॉर reconciliation of goals of individual with those of the organization. However, if reconciliation is not possible, then the general interest must supersede individual interest. It means that the selfish attitude, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, of an individual should be surrendered if it affects the interest of the enterprises. फेयोल ने स्पष्ट कहा कि संस्था में जो भी कार्यरत कर्मचारी हैं, वो सारे के सारे कर्मचारी अपने पर्सनल या इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ना देखे, ऐसा कोई काम ना करे जिससे इंडिविजुअल बेनिफिट हो। इंडिविजुअल बेनिफिट का मतलब होता है व्यक्तिगत भलाई हो। ऐसा काम करे, ऐसे डिसीजंस लिए जाने चाहिए, ऐसे निर्णय लिए जाने चाहिए जिससे पूरे संस्था का इंटरेस्ट हो, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट हो, संस्था की भलाई हो, संस्था को लाभ हो, पूरे संस्था को लाभ होना। फॉर एग्जाम्पल यदि कोई मैनेजर, संस्था का मैनेजर अपने रिलेटिव, एक उसका रिलेटिव है जो कि रॉ मटेरियल का शॉप करता है, दुकान करता है और एक लो क्वालिटी का रॉ मटेरियल बेचता है। संस्था का मैनेजर
अपने रिलेटिव को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, अपने संबंधी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए उसने रॉ मटेरियल, जो लूज क्वालिटी का रॉ मटेरियल था, अच्छे रॉ मटेरियल नहीं थे, उसने अपने रिलेटिव से रॉ मटेरियल को खरीद लिया। करेक्ट। ऐसा करने से उसके रिलेटिव को तो बेनिफिट पहुंचा और अधिक कीमत देकर के उसने रॉ मटेरियल को परचेज किया। उसके संस्था को बेनिफिट, उस संस्था को लॉस हो रहा है, लेकिन पर्सनल मैनेजर के रिलेटिव को बेनिफिट हो रहा है। इसका मतलब है कि फ्योल ने स्पष्ट कहा कि ऐसा काम ना करो जिससे आपको इंडिविजुअली बेनिफिट हो, पूरे संस्था की भलाई जिसमें हो वही काम करना चाहिए। यानी इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सरेंडर करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को अपनाना चाहिए। ठीक। इसका मतलब ये भी है कि यदि कोई मैनेजर का रिलेटिव या डिपार्टमेंटल मैनेजर का रिलेटिव संस्था में एम्प्लॉई है, कर्मचारी है, और वो अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहा है, आलसी है, निकम्मा है, तो ऐसे कर्मचारी को बाहर कर देना चाहिए। क्योंकि यदि हम उसके पर्सनल इंटरेस्ट को, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को देखते हैं, तो हमारे सारे जितने भी कर्मचारी हैं उसको देखते हुए सारे कर्मचारी भी उसी तरह के आलसी हो जाएंगे, समय पर काम नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर यही होगा कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट का सैक्रिफाइस करें हम लोग। व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों की सुरक्षा का सिद्धांत, हमें इस सिद्धांत के अंतर्गत फ्योल ने कहा कि हमें व्यक्तिगत हित के स्थान पर पूरे संस्था के हितों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रबंधक को चाहिए कि वह ऐसा कोई काम न करे जिससे उसे व्यक्तिगत लाभ हो और संस्था को हानि हो। उदाहरण के लिए मैंने ऐसा एग्जाम्पल पहले ही मैंने बताया, प्रबंधक माल का क्रय ऐसे आपूर्ति करता है, ऐसे सप्लायर से करता है जो कि मैनेजर का रिलेटिव है, रिश्तेदार है। बाजार में अन्य सप्लायर से यदि वो माल खरीदता तो माल का क्रय मूल्य उसकी अपेक्षा कम होता। मैंने कुछ और कहा था, लो क्वालिटी वाली एग्जाम्पल दी थी, लेकिन आपके थ्योरी में, कंसेप्ट में लिखा हुआ है हाई प्राइस और लो प्राइस। ऐसा करने से प्रबंधक को एक और तो व्यक्तिगत लाभ हो रहा है, लेकिन वही दूसरी ओर पूरे संस्था को हानि हो रही है, लॉस हो रही है। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। करेक्ट। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय 7वें नंबर का सिद्धांत है। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है पारिश्रमिक। थोड़ा इस पॉइंट को छोड़ करके हम अलग दिशा में चलते हैं। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी कर्मचारी को रेम्यूनरेशन कितना मिलना चाहिए, ये थोड़ा सा एक अलग बात हो जाती है कि पारिश्रमिक कितनी दी जानी चाहिए। तो मैं दो बातें कहूंगा कि ना ही जरूरत से ज्यादा हो, ना ही जरूरत से कम हो। यदि किसी भी कर्मचारी को उसके आवश्यकता, लिविंग स्टैंडर्ड से यदि आप ज्यादा मजदूरी दे देते हो तो वो लग्जरी हो जाएगा। लग्जरी का मतलब है कि वो भोग विलास में डूब जाएगा, अपने ऐशो आराम के साधन को खरीदना शुरू करेगा और काम पर कम ध्यान देगा, काम कम करेगा और ऐशो आराम खूब करेगा। यदि उसी कर्मचारी को आवश्यकता से, लिविंग स्टैंडर्ड से यदि कम मजदूरी दी जाती है, कम पारिश्रमिक दी जाती है, तो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हो सकता है कि संस्था में चोरी करे, गबन करे, फ्रॉड करे, चीटिंग करे। तो अब बात यहां पर आ गई कि सर, ना आवश्यकता से अधिक मजदूरी दी जानी चाहिए, ना ही आवश्यकता से कम मजदूरी दी जानी चाहिए। तो आखिर आवश्यकता कितनी होती है? तो आप नीचे में देख रहे होंगे, शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग। आप कॉस्ट ऑफ लिविंग, उसके जीवन स्तर को आप देखिए कि उस कर्मचारी का जीवन स्तर क्या है, वो अपना जीवन यापन कैसे कर रहा है, उसके आधार पर उसकी लागत, कम से कम उसकी लागत का भुगतान करो। प्रिवेलिंग वेजेस रेट, उचित मजदूरी दर, जो प्रचलित, प्रिवेलिंग का मतलब तो प्रचलित मजदूरी दर, जो मजदूरी दर प्रचलित है बाजार में, उसी के आधार पर आप मजदूरी दें। फाइनेंशियल पोजीशन, 3rd नंबर में आप देख रहे होंगे फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंसर्न। हमारे फर्म का जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो आर्थिक स्थिति है, उसके आधार पर भी मजदूरी देना चाहिए। वर्क जॉब असाइन्ड, काम के आधार पर भी मजदूरी दिया जाना चाहिए। एंड मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का जो न्यूनतम मजदूरी दर है उसको भी पालन किया जाना चाहिए। इसका मतलब है
कि फ्योल ने इस बात पर जोर दिया कि कर्मचारियों को कम से कम वो जितना काम कर रहा है उसके लिविंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट ऑफ लिविंग के आधार पर उतनी मजदूरी जरूर दिए जाना चाहिए ताकि वो अपना जीवन यापन सही ढंग से कर ले। यदि लिविंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट ऑफ लिविंग से यदि कम मजदूरी देते हैं तो वही कर्मचारी भविष्य में फ्रॉड, चीटिंग, गबन भी करेगा, हो सकता है चोरी भी करे। ठीक, तो फ्योल इज ऑफ द ओपिनियन दैट द एम्प्लॉई शुड गेट अ फेयर रेम्यूनरेशन। उन्होंने फेयर रेम्यूनरेशन की बात की, उचित पारिश्रमिक की बात की, so that the employees and the owners find equal amount of satisfaction। उन्होंने कहा कि ऐसा मजदूरी दिया जाना चाहिए, ऐसा रेम्यूनरेशन एम्प्लॉय को दिया जाना चाहिए जिससे एम्प्लॉय और ऑनर दोनों ही बराबरी ढंग से सेटिस्फैक्शन हो, संतुष्ट हो। दिस विल क्रिएट हार्मोनियस रिलेशंस। ऐसा करने से दोनों के बीच एक मित्रता वाली रिलेशन होगी, संबंध होगी इन द एंटरप्राइजेज एंड बिल्ड अप वर्कफोर्स टू कनेक्टेड एम्प्लॉई। और ऐसा करने से एम्प्लॉई का मनोबल बढ़ेगा। Consequently, the working of the company would be smooth, wages should be determined on the basis of, पहले ही मैंने बताया, कॉस्ट ऑफ लिविंग, जीवन स्तर के लागत के आधार पर, प्रिवेलिंग वेजेस रेट, प्रचलित मजदूरी दर के आधार पर, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न, फर्म के वित्तीय स्थिति के आधार पर, और वर्क या जॉब असाइंड काम के आधार पर, और लास्ट है मिनिमम वेज एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक, इस सिद्धांत के अंतर्गत कर्मचारियों को उचित मजदूरी देना चाहिए, अर्थात नहीं आवश्यकता से अधिक और नहीं आवश्यकता से कम मजदूरी दी जानी चाहिए। यदि आवश्यकता से अधिक मजदूरी दिया जाता है तो कर्मचारी थोड़ा सा लग्जरी हो जाएंगे और काम करने में लापरवाही करेंगे। वहीं दूसरी ओर आवश्यकता से कम मजदूरी दी जाती है तो वह जीवन यापन के लिए चोरी, गबन इत्यादि गलत कदम भी उठा सकते हैं। टेलर ने मजदूरी, देखो यहां पर हमने टेलर लिखा है तो चूंकि है क्या कि अब इसके बाद जो आप चैप्टर पढ़ोगे वो फ्रेडरिक विंसलो टेलर का आप साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ोगे। फ्रेडरिक विंसलो टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट, और साइंटिफिक मैनेजमेंट में F.W. टेलर ने, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं फ्योल का सिद्धांत, लेकिन टेलर ने क्या कहा कि मजदूरों को प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। उन्होंने भी, टेलर ने भी इस बात पर जोर दिया है कि मजदूरों को जो पारिश्रमिक मिलना चाहिए वो प्रेरणात्मक का मतलब आपको मोटिवेटेड वेजेस होना चाहिए कि कम से कम उसे प्रेरणा मिले अधिक से अधिक काम करने का। श्रमिकों को अपने कामों के प्रति भी प्रेरित करने के लिए उसे मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी रेम्यूनरेशन के रूप में विभिन्न प्रकार के पुरस्कार, चिकित्सा सुविधा, यात्रा सुविधा, मोबाइल सुविधा, प्रमोशन इत्यादि भी दी जानी चाहिए। यानी टेलर ने भी इस बात पर जोर दिया है कि श्रमिकों के सिर्फ मजदूरी में सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी भी, मॉनेटरी का मतलब जो पैसे में दिए जाते हैं और नॉन मॉनेटरी का मतलब हो गया जो जिसको पैसे में आप नहीं माप सकते हो, और जिसको हम पैसे में नहीं माप सकते हैं इसका मतलब हो गया कि सेमिनार करके उसका पेट थपथपाया जाए, मेडल दिया जाए, अच्छे कामों के लिए उसकी सराहना की जाए, तो ये नॉन मॉनेटरी हो गया। और आप जो ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये विभिन्न प्रकार के पुरस्कार, चिकित्सा सुविधा, यात्रा सुविधा, मोबाइल सुविधा, इन सभी को हम लोग मॉनेटरी में ट्रांसफर कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रमोशन इत्यादि दी जानी चाहिए। प्रमोशन को हम लोग मॉनेटरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। मॉनेटरी का मतलब हो गया पैसे में नहीं बदल सकते हैं। मोबाइल सुविधा पैसे में बदला जा सकता है, इसकी लागत निकाली जा सकती है। ट्रैवलिंग या कन्वीनियंस बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट, डियरनेस अलाउंस, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं होती है जो मजदूरी के अलावा, नगद मजदूरी के अलावा भी दी जा सकती है। और ऐसा करने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, काम के प्रति लगाव बढ़ेगा, उसे प्रेरणा मिलेगी और वो संस्था के काम को अपना काम समझ करके तन मन से पूरा करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। सबसे पहले तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन हम लोग समझे। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है केंद्रीकरण और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण।
देखो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, एक मैनेजर के पास, एक प्रबंधक के पास बहुत सारे काम का बोझ होता है, बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, बहुत सारे प्लानिंग्स करने होते हैं। तो ये मैनेजर्स अपने वर्कलोड को कम करने के लिए, काम के भार को कम करने के लिए कुछ काम जो कम इंपॉर्टेंट हो, जो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो, जो मैनेजर को ही करने हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन में करना है, वैसे काम नहीं, जो कम इंपॉर्टेंट काम हो, तो मैनेजर अपने वर्कलोड को कम करने के लिए, काम के भार को कम करने के लिए, वह मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को, अपने से नीचे काम करने वाले बंदे को वो काम का भार सौंप सकता है। और काम का भार सौंपना और काम के भार रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपने के साथ साथ उस काम को पूरा करने के लिए, डिस्पोजल करने के लिए डिसीजन मेक करने का अधिकार सौंपना, इसको हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया विकेंद्रीकरण, ठीक। और सेंट्रलाइजेशन क्या हुआ? सेंट्रलाइजेशन तब होता है जब हम अपने सबऑर्डिनेट का काम, जब हम अपने से नीचे काम करने वाले बंदे का काम को सेंट्रलाइज कर लेते हैं, उसके कार्यभार को कम करते हैं, उसके अधिकार को कम कर देते हैं, अधिकार की सीमा को कम कर देते हैं और उसके अधिकार को हम अपने तक केंद्रित कर लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, ठीक। सेंट्रलाइजेशन मीन्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी एट द टॉप एंड लेवल। इसका मतलब हो गया कि किसी कर्मचारी का, किसी अधिकारी का अथॉरिटी, अधिकार को सेंट्रलाइज कर लेना, छीन लेना और अपने अंदर केंद्रित कर लेना, इसको हम लोग सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और ये सेंट्रलाइजेशन तब होता है जब हमारे सबऑर्डिनेट, जब हमारे से नीचे काम करने, मैनेजर से नीचे काम करने वाले अधिकारी या तो फिर कर्मचारीगण अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, सही ढंग से काम नहीं करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही ढंग से पूरा नहीं करते हैं, तो मैनेजर अथॉरिटी का सेंट्रलाइज कर सकता है। और डिसेंट्रलाइजेशन कब होती है? जब एक मैनेजर के ऊपर बहुत अधिक कार्यभार होता है, तो ये अधिक कार्यभार को कम करने के लिए, वर्कलोड को कम करने के लिए मैनेजर अपने कम इंपॉर्टेंट, जो लो इंपॉर्टेंट वर्क हो, उसे वह अपने सबऑर्डिनेट को सौंपता है। और सबऑर्डिनेट को सौंपने के साथ साथ, मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपने के साथ साथ, वो डिसीजन मेक करने की अथॉरिटी भी उसे सौंपता है। तो इसे हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, करेक्ट। और ये हर लेवल पर होना चाहिए, प्रबंध के सभी स्तरों पर होना चाहिए, ठीक। एक प्रबंधक के पास बहुत अधिक कार्यभार होता है, जिसके कारण प्रबंधक को निर्णय लेने में परेशानी हो सकती है। अतः प्रबंधक अपने कार्यभार में कमी करने के लिए कम महत्वपूर्ण कार्य तथा कम महत्वपूर्ण निर्णय लेने के अधिकार को अपने अधीनस्थों, सबऑर्डिनेट को सौंप देता है, डेलीगेट कर देता है। इससे अधिकारियों का कार्यभार में कमी आती है और अधीनस्थ को भी प्रोत्साहन मिलता है, साथ ही संस्था के प्रति अपनेपन की भावना जागृत होती है। इसे विकेंद्रीकरण का सिद्धांत कहते हैं। ये डिसेंट्रलाइजेशन है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब हमारा सबऑर्डिनेट पदों का दुरुपयोग करने लगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही ढंग से पूरा नहीं करे और अपने व्यक्तिगत हित के लिए गलत निर्णय लेने लगे, तो ऐसी स्थिति में एक मैनेजर को चाहिए कि वह उसका कार्यभार या फिर निर्णय लेने का जो अधिकार है, अथॉरिटी है, वो उसको अधीनस्थ से छीन ले। और इसे ही हम लोग सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्कैलर चेन को हम लोग सोपान श्रृंखला का भी सिद्धांत कहते हैं। और ये जो सोपान श्रृंखला है, ये इस सिद्धांत के अनुसार सभी अधिकारियों के बीच सीधा संबंध होना चाहिए। आज्ञा लेने या फिर आज्ञा देने का जो मार्ग होना चाहिए वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि कौन कर्मचारी किससे ऑर्डर लेगा और किसको ऑर्डर देगा, किससे सजेशंस लेगा और किसको सजेशंस देगा। किसी भी अधिकारी को अपनी सत्ता श्रेणी का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हेनरी फ्योल ने पदाधिकारियों के बीच सीधा संपर्क दिखाने के लिए सोपान श्रृंखला या तो फिर दोहरी सीढ़ी या गैंग प्लान का प्रयोग किया है। हेनरी फ्योल ने स्पष्ट किया है कि
कि किसी भी संस्था में जो पोस्ट बने हुए हैं, अलग अलग पद बने हुए हैं, इन पदों का प्रयोग करके ही आदेशों का पालन किया जाना चाहिए, सजेशंस दिए जाने चाहिए, गाइडलाइन दिए जाने चाहिए, और यदि जरूरत हो तो एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी से सीधा संपर्क करके भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, संदेश वाहन का काम कर सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर। क्लियर है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मीन्स व्यवस्था तथा क्रमबद्धता का सिद्धांत। व्यवस्था तथा क्रमबद्धता का सिद्धांत। देखो, बहुत बार आप अपने वर्क पैलेस पर, जहां पर आप काम करते हो, आप लोग स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट होने के साथ साथ यदि कहीं पर आप काम भी करते हो, वर्क भी करते हो, तो आपने यह रियलाइज किया होगा, महसूस किया होगा कि जिस वस्तु से हम काम करते हैं, यदि उस वस्तु को कोई स्थान दे दे और काम करने के बाद उसी स्थान पर उस वस्तु को रख दे, तो फिर यदि हम दोबारा यदि वो काम करें और वो इक्विपमेंट, वो मटेरियल यदि हमें ढूंढने की आवश्यकता हो, तो कहीं दूसरे या तीसरे जगह न ढूंढे, क्योंकि उसका एक निश्चित स्थान बना हुआ है। ठीक इसी तरह वस्तु के साथ साथ संस्था में हेनरी फेयोल ने कहा कि किसी भी संस्था में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल और सोशल ऑर्डर होना चाहिए। मीन्स बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत सारे औजार होते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारी मशीनें होती हैं, और उन मशीनों का, उन वस्तुओं का एक निश्चित स्थान होना चाहिए, फिक्स्ड पैलेस होना चाहिए, और काम करने के बाद इस टूल्स को, इस मटेरियल को, इस इक्विपमेंट को उसी स्थान पर पुनः रख देना चाहिए। दूसरा, उन्होंने सोशल ऑर्डर की भी बात कही। सोशल ऑर्डर मीन्स प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित स्थान होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का एक पोस्ट होना चाहिए, और एक निश्चित स्थान भी होना चाहिए जहां पर प्रत्येक कर्मचारी काम करते हुए मिलना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं होगा, मटेरियल ऑर्डर नहीं होगा, सोशल ऑर्डर नहीं होगा, किसी वस्तु का, इक्विपमेंट का, टूल्स का एक निश्चित स्थान नहीं होगा, व्यक्तियों का भी काम करने का एक निश्चित स्थान नहीं होगा, तो बेवजह देरी होगी। According to this principle, there should be a palace for everything and everyone, in other words, everyone, यानी प्रत्येक चीज का, प्रत्येक व्यक्ति का एक सर्टेन पैलेस होना चाहिए, एक निश्चित स्थान होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, वी कैन से दैट देयर मस्ट बी ऑर्डर लाइन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। फ्यूल इन्वेस्ट on two types of orders. First, material order, and the second, social order. Material order, there must be a certain palace for everything, and everything must be at its proper palace. It ensure proper and fixed palace for various materials, tools and equipments etc. फेयोल ने कहा कि जितनी भी वस्तु हैं संस्था में, जितने भी टूल्स है, औजार है, जितने भी इक्विपमेंट है, उन सारे इक्विपमेंट के, टूल्स के, मटेरियल के एक फिक्स्ड पैलेस होना चाहिए, सही स्थान होना चाहिए, निश्चित स्थान होना चाहिए, जहां पर वो परे मिले और काम करने के बाद उसे वहीं पर पुनः रख दिया जाए। सोशल ऑर्डर में भी उन्होंने कहा देयर मस्ट बी एन अपॉइंटेड पैलेस फॉर एवरी एम्प्लॉई, एंड एवरी एम्प्लॉई मस्ट बी इन हिज हर अपॉइंटेड पैलेस। जिस व्यक्ति की जहां पर नियुक्ति हुई है, जिस स्थान पर नियुक्ति हुई है, काम करने का जो स्थान बना हुआ है, इट इंश्योर प्रॉपर एंड फिक्स्ड पैलेस, या फिर कैबिन होना चाहिए, उसका कोई निश्चित घर बना हुआ रहना चाहिए, कोई जगह होना चाहिए प्रॉपर, और वैसे एम्प्लॉई अपने अपने जगह पर विद्यमान होने चाहिए संगठन के अंदर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, समता का सिद्धांत। समता का मतलब होता है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। समता का मतलब ये नहीं होता है कि गलत करने वाले को और सही करने वाले को, दोनों को एक समान, एक नजरिए से देखा जाए।
इसका मतलब ये हुआ कि समता का मतलब गलत करने वाले कर्मचारियों को सजा दी जाए, उससे उसी के आधार पर उसी के जैसे उससे ट्रीटमेंट व्यवहार किए जाए और सही काम करने वाले कर्मचारियों को, अच्छे काम करने वाले कर्मचारियों के साथ अच्छा बिहेव किया जाए। इसको हम लोग कहते हैं इक्विटी। इक्विटी रेफर्स टू काइंड। काइंड का मतलब दयालुता, दया। जस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉय। जस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉय का मतलब एम्प्लॉय के साथ उचित व्यवहार करना ही समता का सिद्धांत कहलाता है। इट implies that managers should be impartial while dealing with the subordinate. Employee must be treated kindly and justice must be enacted if loyalty and devotion is expected from them. They should not discriminate with respect to age, caste, sex, etc. अधिकारियों को चाहिए कि वो अपने कर्मचारियों के साथ फेयर बिहेव करे, उन्हें उम्र के आधार पर, कास्ट के आधार पर, रिलीजियस के आधार पर, सेक्स के आधार पर, यानी मेल और फीमेल के आधार पर सही डिसीजन लिए जाने चाहिए। बट इक्विटी डज नॉट मीन टोटल एब्सेंस ऑफ हार्मलेस fuel. Was the opinion that at time force and harmless might become necessary for the sake of equity. यह सिद्धांत हमें यह बताता है कि एक प्रबंधक को अपने अधीनस्थों के साथ उदारता और एक समान व्यवहार करना चाहिए। उसे अपने कर्मचारियों के साथ समान ढंग से व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पर एक समान ढंग का मतलब यह अर्थ नहीं है कि अच्छे कर्मचारी और घटिया कर्मचारी दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करें। यह सिद्धांत हमें यह बताता है कि अच्छे कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करें तथा कामचोर कर्मचारियों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। ठीक। और समता का सिद्धांत भी हमें यह बताता है कि कास्ट के आधार पर हमें मतभेद नहीं करना चाहिए, रिलीजियस के आधार पर हमें मतभेद नहीं करना चाहिए, सेक्स, लिंग के आधार पर भी हमें मतभेद नहीं करना चाहिए। ठीक। आगे बढ़ते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। यह सिद्धांत हमें यह बताता है कि कर्मचारियों के कार्यकाल में अस्थायित्व का गुण होना चाहिए। इसका मतलब है कि कर्मचारियों का कार्यकाल तेजी से बदलना नहीं चाहिए, उसमें समय समय पर बहुत ही जल्दीबाजी बदलाव नहीं लाना चाहिए। यदि कर्मचारियों के कार्यकाल में बदलाव लाया गया तो कर्मचारी असमंजस में पड़ जाते हैं। वो हो सकता है कि वो संस्था के काम को छोड़कर किसी दूसरे काम की तलाश में निकल पड़े। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एम्प्लॉइज शुड बी प्रोवाइडेड स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ देयर टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार की अवधि में अस्थायित्व होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, लगातार कर्मचारियों को काम भी मिलना चाहिए, काम का समय भी निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी किसी भी दिन किसी दूसरे समय पर बुला दिया जाए, किसी दूसरे दिन अलग टाइम पर बुला लिया जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कर्मचारियों का जो कार्यकाल होना चाहिए और काम करने के समय जो होने चाहिए वो निश्चित कर दिए जाने चाहिए कि कर्मचारियों को कब आना है और कब छुट्टी मिलेगी। काम में निरंतरता होनी चाहिए। इसका मतलब है कि पर डे उसे काम मिलना चाहिए। देयर शुड नाइदर बी फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन of employee nor this should be transferred frequently from one job position to another job. इसका मतलब है कि कर्मचारियों को ट्रांसफर जल्दी ट्रांसफर भी नहीं करना चाहिए, और यदि जल्दी उसे ट्रांसफर करते हैं, एक काम से हटा करके किसी दूसरे काम पर लगा देते हैं, तो वो अपने काम को अच्छे ढंग से कर भी नहीं पाएगा। फ्रीक्वेंट चांसेस ऑफ पर्सनल में नॉट बी गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये संगठन के लिए सही नहीं है। हाउएवर सच चांसेस शुड बी मेड ओनली व्हेन इट seems unavoidable, as in case of prolonged illness, retirement or death of an employee. Correct? इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व का गुण होना चाहिए, अर्थात कर्मचारियों को काम करने के समय में
नित्य प्रतिदिन बदलाव नहीं लाना चाहिए। ऐसा करने से कर्मचारियों के मन में संस्था के प्रति अविश्वास की भावना प्रकट होती है। कर्मचारीगण में बराबर समय बदलने के कारण वह तंग आकर के दूसरी नौकरी की तलाश में भी भटकने लगते हैं। इनिशिएटिव यानी पहल क्षमता। हेनरी फ्योल ने पहल क्षमता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों में जब कर्मचारी काम करते हैं तो उन्हें पहल क्षमता की छूट देनी चाहिए। पहल क्षमता मीन्स सोचने, समझने, रिसर्च करने और रिसर्च करने के बाद, इन्वेंशन करने के बाद उसको लागू करने की भी छूट देनी चाहिए। मीन्स उन्हें अवसर दिए जाने चाहिए, अपॉर्चुनिटी दिए जाने चाहिए, ताकि उनके मन में नए नए आइडियाज, एक्सपीरियंस उभरे। और ऐसा करने से संस्था में हमेशा नए नए विचारों का आदान प्रदान होगा, नए नए आइडियाज होंगे, नई नई टेक्नोलॉजी हमारे संस्था में विकसित होगी। इनिशिएटिव एम्प्लॉइज checking out the plan and then implementing the same according to this principle. The successful management provides an opportunity to its employee to suggest their new ideas. संस्था की सफलता के लिए एक अच्छे प्रबंध, सफल प्रबंध इस बात पर जोर देता है कि यदि कर्मचारी काम कर रहे हैं और उनके मन में नए नए प्लान्स आ रहे हैं, नए नए आइडियाज उभर करके आ रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस अधिक है, वो इनोवेटिव माइंड के हैं, और यदि वो इन्वेंशन कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, तो उन्हें इस बात की छूट देनी चाहिए। तभी हमारे संस्था में नए नए आइडियाज डेवलप होंगे, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होगी और नए सिरे से, नए तरीके से, नई तकनीक से हमारी संस्था काम करना शुरू करेगी। इफ ए प्लेटफॉर्म टू डू सो इज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉई को एक ऐसा भी प्लेटफॉर्म दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने टेक्निक का यूज कर सके, वो डिस्कवर कर सके, इन्वेंशन कर सके, नए आइडियाज को वो डेवलप कर सके, ताकि नए नए टेक्निक विकसित हो, नए नए काम करने के मेथड को विकसित कर सके, जिससे हमारे संस्था को ही लाभ होगा। फ्योल के अनुसार कर्मचारियों को काम करते समय पहल करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। इससे वे कार्य करते समय अपने कार्य को सरल तथा आसान बनाने के लिए नए योजना को बनाएंगे और उस योजना पर प्रशिक्षण भी करने की छूट देनी चाहिए। ऐसा करने से संस्था में नए नए तकनीक विकसित होंगे, काम करने के नए नए तरीकों की खोज होगी, कर्मचारियों को संस्था के प्रति अपनेपन की भावना जागृत होगी और साथ ही साथ कर्मचारियों में सोचने और समझने की शक्ति भी बढ़ेगी। स्प्रेड द क्रॉप्स, सहयोग की भावना का सिद्धांत। फ्योल के अनुसार संस्था के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के बीच आपसी सहयोग की भावना होनी चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि संस्था में एक टीम की तरह काम करे, टीम की भावना जागृत हो, और यह तभी संभव है जब संस्था के मैनेजर और कर्मचारी एक दूसरे को अपना मित्र समझेंगे। सहयोग की भावना के सिद्धांत हमारे संस्था में टीम भावना से काम करने की प्रेरणा देता है, उद्देश्यों की प्राप्ति में आसानी होती है और कर्मचारियों के बीच मधुर संबंध स्थापित होता है। सहयोग की भावना, फ्योल ने सहयोग के साथ काम करने की भावना पर बल दिया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधक को लगातार कर्मचारियों में टीम की भावना का विकास करना चाहिए। ऐसा करने के लिए प्रबंधक और अधीनस्थ दोनों के बीच
वार्तालाप होनी चाहिए और दोनों के बीच मित्रता की भावना होनी चाहिए, संघ की शक्ति होनी चाहिए, आदेश की एकता और प्रभावी संदेश वाहन भी होनी चाहिए। फ्योल ने ये जो अपने 14 सिद्धांत दिए, इन 14 सिद्धांत में उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रबंध का संबंध मानव प्रबंध, चूंकि मैनेजमेंट में ह्यूमन पावर है, मानव शक्ति है, और मानव प्रबंध का संबंध मानव से है, मनुष्य से है, और ऐसा होने के कारण इसमें कुछ भी अंतिम नहीं किया जा सकता है। किन सिद्धांतों को किस समय और किस परिस्थिति में कितनी मात्रा में प्रस्तुत किया जाएगा, यह प्रबंधक के अनुभव, उनकी कुशलता और निर्णय लेने की शक्ति पर निर्भर करता है। फ्योल का ये जो 14 सिद्धांत है उसमें लोचशीलता का भी गुण है, इलास्टिसिटी का भी गुण है, उसे घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। आप चाहे तो किसी भी सिद्धांत को लागू कर सकते हो, किसी सिद्धांत को आप लागू नहीं भी कर सकते हो। निष्कर्ष के रूप में हम लोग ये कहेंगे कि फ्योल का जो सिद्धांत है वो प्रबंध का संबंध मानव संसाधन से है और मनुष्य अपनी कुशलता, निर्णय लेने की क्षमता, ये सारे बातों पर निर्भर करता है कि वह प्रबंध के सिद्धांत को किस प्रकार से लागू करे। फ्योल का सिद्धांत को प्रशासनिक सिद्धांत माना गया है। फ्योल के सिद्धांत को प्रशासनिक सिद्धांत माना गया है। यदि ये 14 सिद्धांत आप लागू कर देते हो तो आपकी संस्था प्रशासनिक दृष्टिकोण से मजबूत हो जाएगी और आप अपने लक्ष्यों में, संस्था के लक्ष्यों में आसानी से कम समय में पूरा कर सकते हो।